वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पूरा कवर कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, और उसके लिए हमने क्वेश्चन लिए हैं जी सेट के, और ये 2002 के दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, उससे आपको दोनों आइडिया होंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और उसके पीछे की थियरी क्या है कंप्लीट तरीके से। इट इज यूजफुल फॉर नीट एग्जाम, IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस, IIT जैम, नेट, गेट, केमिस्ट्री की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th लेवल की ही आती है, याद रखना। ठीक है, अब मैं प्रूव भी कर दूंगा, जब क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो 12th तक कवर नहीं होता है। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ गैस X at 1 atmosphere is bubbled through a solution constituting mixture of 1 molar Y negative and 1 molar Z negative at 25 degrees Celsius if the reduction potential is in the order Z greater than Y greater than X। मतलब Z का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है Y का, और सबसे कम X का। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसकी हमेशा रिडक्शन होती है, और वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब Z कैन ऑक्सीडाइज Y एज वेल एज X। व्हाट अबाउट Y? Y जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल X से ज्यादा है, इसका मतलब वो X को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट Z का उससे भी ज्यादा है, इसका मतलब Z को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो बस यहीं से पता चल जाता है कि Y विल ऑक्सीडाइज X बट विल नॉट ऑक्सीडाइज Z। डन। रिडक्शन पोटेंशियल देखे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसकी होती है रिडक्शन, जिसका होता है लो उसकी होती है ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने Y को X के साथ लिया तो Y की रिडक्शन होगी और X की ऑक्सीडेशन, बट इसी को इधर लेते हैं तो है ना, अगर मैं इसको इधर लेता हूं तो Y और Z को लेता हूं तो Z की क्या होगी रिडक्शन और Y की क्या होगी ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Y Z की रिडक्शन करवा सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। दैट्स इट, राइट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अकाउंट फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स? दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें सबको पता है कि मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी मूवमेंट होती है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो उसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अगर दिया होता कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो क्या आता? मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इसकी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या डिफरेंस है? मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, याद रखना, क्योंकि कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, therefore produce hindrance to the flow of electrons। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबिलिटी बढ़ेगी और इसलिए कंडक्टिविटी इसकी बढ़ती है। तो इसके साथ साथ हम पूरा थियरी का पार्ट भी करते जाएंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। एक तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरा आपको पूरी थियरी पता चल गई, और थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई बुक पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड। गूगल में लिखो, आपको 100 चीजें मिलेंगी। डन, ठीक है, ओके, नोट करो। ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम जी सेट 2003। क्वेश्चन है कि EMF फॉर दिस सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन बाय, ये रिएक्शन दिया हुआ है, बट यू नो इस रिएक्शन में अगर हम देखें Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, Cr3 प्लस से Cr, एटम तो बैलेंस है बट इसमें दो फंडे चलते हैं,
जब भी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, एक तो एटम बैलेंस होना चाहिए, दूसरा चार्ज बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। किस कंटेक्स्ट में बैलेंस नहीं है? चार्ज के कंटेक्स्ट में। इस साइड चार्ज है 3+, इस साइड चार्ज है 2+। इसका मतलब इसको अगर मैं 2 कर दूं और इसको 3 कर दूं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, तो 3 मैग्नीशियम और 2 क्रोमियम। ये हुई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर ये क्या है? नॉन्स्ट इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है? ये डेल्टा ई मींस ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल नहीं, ई एम एफ होता सेल, है ना। तो ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेड लॉस, ये होता है फॉर्मूला। तो ई सेल इसने लिया डेल्टा ई, तो डेल्टा ई लिख दो, ई नॉट सेल डेल्टा ई नॉट सेल माइनस आर टी एफ। तो एन कितना है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, गेन और लॉस्ट। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ कितने का चेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन नंबर का देख लो, 2 का चेंज हुआ। और कितने मैग्नीशियम है? 3, तो 3 2 6। तो जितना इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज। तो एन कितना हो गया? 6। इस रिएक्शन में एन है 6। समझ आ गया कैसे? किसी एक को पकड़ लो, मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, एक मैग्नीशियम के लिए 2 का चेंज, तो 3 मैग्नीशियम है टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो 3 2 6। क्रोमियम ले लो, अगर क्रोमियम से 3+ से 0 मतलब 3 का चेंज, और कितने हैं? 2 6। ऐसा नहीं करना कि दोनों को ऐड कर दिया 12 कर दिए, ठीक है। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है ना, वो बराबर होते हैं रिडॉक्स में। नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? Mg2+। कितने Mg2+ है? 3। और क्रोमियम 3+, कितने हैं? 2 पावर 2। सॉलिड को नहीं लिखते हैं क्योंकि उनका लेते हैं हम यूनिटी। तो ये इक्वेशन जो है वो होगी। अब ये तो मैंने पूरा आपको इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से कर सको, है ना। बताऊँ मैं कि कैसे आया, बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करना होता तो क्या करना था आपको? आपको ये देखना था बैलेंस्ड इक्वेशन, यहीं से देख लेना था कि इसको 2 और 3 करना पड़ेगा, 2 और 3, और इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन एक ही में है, इसी में ही, बस खत्म हो जाता क्वेश्चन। डन, नोट कर लो। अगेन जीसेट 2003 का क्वेश्चन है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ AgNO3 बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। जैसे मान लिया सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता है तो उसको बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक अटैकेबल। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो वो ना एनोड की तरफ से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना ही कैथोड। बट अगर अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ मेटल्स, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाकी आयन कोई लूज नहीं करेगा, वो मेटल ही लूज करेगी। तो वो एनोड पे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम से निजात दे दी है कि उसने इनर्ट इलेक्ट्रोड दे दिया। अब अपने पास AgNO3 है तो AgNO3 विल गिव Ag+ एंड NO3 नेगेटिव। और क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन ही है ना, तो H+ और OH नेगेटिव ये है। ये दोनों जो हैं वो कैथोड पे कंपीट करेंगे और ये दोनों जो हैं वो एनोड पे कंपीट करेंगे, राइट। तो जो कैथोड पे H+ को H3O+ भी लिख सकते हैं। कैथोड पे याद रखना कि सिल्वर और वाटर में से H+ में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ऑब्वियसली
कैथोड पे तो Ag प्लस ही गेन करेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल याद है आपको कितना होता है, प्लस 0.80। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा, Ag। अब एनोड पे जो है उसका बताओ, एनोड पे NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव है, तो याद रखना चाहे सल्फेट हो या नाइट्रेट हो, ये दोनों जो हैं अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसकी जगह हाइड्रोक्साइड ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दिमाग में फिट कर लेना ये, तो ये ही हमेशा रिएक्शन होगा, ठीक है, कीप इन माइंड, +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रिएक्शन एनोड पे होगा OH नेगेटिव आयन वाला, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो सकता है सल्फेट भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। H2SO4 डाइल्यूट और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां से क्लियर होता है कि डाइल्यूट H2SO4 में तो OH नेगेटिव आयन ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन, बट जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो सल्फेट लूज करता है, H2O8 नेगेटिव बना देता है, ठीक है। एनी हाउ इस रिएक्शन में जो ऑप्शन आएगी वो OH नेगेटिव। याद रखना नाइट्रेट या सल्फेट हो एक्वा सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में, तो OH नेगेटिव आयन ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये स्पेक्टेटर आयन की तरह एक्ट करेंगे। स्पेक्टेटर समझते हो, जो ऐसे रहते हैं, देखते हैं सिर्फ क्या हो रहा है, एक्टिव आयन नहीं होंगे, ठीक है। ओके डन। Next question is from GSET 2013. Sorry, it is also 2003. GSET 2003. That color change of an acid-base indicator can be explained by Ostwald dilution theory, Debye-Huckel theory, Quinonoid theory, Arrhenius theory. तो keep in mind कि जो acid-base indicator है that has two theories. Ostwald theory and second is Quinonoid theory. अब पहले बात करते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी। ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे मान लिया फिनोल्फ्थ्रीन है तो वो क्या होता है, वीक एसिड। याद रखना जो भी इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस वो या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस। तो फिनोल्फ्थ्रीन जो होता है वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो जब वो आयोनाइज होता है तो उसकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर अलग होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा। ये जो थ्योरी है इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी, ठीक है। इसमें देखो जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो होती है कलरलेस, आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है पिंक। तो अगर मीडियम होगा एसिडिक, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ ज्यादा होंगे, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। तो लिस्ट हैवियज प्रिंसिपल पढ़ा है ना कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो तो इक्विलिब्रियम, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेड जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो वे फॉरवर्ड हो जाता है। तो मीडियम अगर एसिडिक होगा तो होगा वो कलरलेस। तो फिनोल्फ्थ्रीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, याद रखो। और अगर बेसिक मीडियम करते हैं तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो H+ OH नेगेटिव आयन को रिमूव कर, H+ को रिमूव कर देंगे OH नेगेटिव। H+ को रिमूव करना मींस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। तो बेसिक मीडियम में कैसा होता है वो पिंक, याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, बेस। तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, चलो वीक बेस होता है। तो मिथाइल ऑरेंज में जो आयोनाइज्ड फॉर्म है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है इनके कलर भी अलग अलग होंगे। तो उसमें ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है येलो और आयोनाइज्ड फॉर्म होती है रेड। तो इसका मतलब अगर मीडियम बेसिक होगा तो OH नेगेटिव आयन एक्सेस में होंगे, तो रिएक्शन कहां जाएगा, ये इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड। तो येलो हो जाएगा, मतलब बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में जो है ना वो क्या हो जाएगा, रेड। क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ जाएंगे, OH नेगेटिव आयन को रिमूव कर देंगे, वाटर बन जाता है ना अनआयोनाइज्ड, फीबली आयोनाइज होता है ना वाटर। तो
OH नेगेटिव हट जाएंगे, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। तो ये जो थियरी है इसको बोलते हैं ऑस्टवॉल्ड थियरी, बट यहां क्या लिखा है, ऑस्टवॉल्ड डिल्यूशन थियरी। ये वर्ड ने हटा दिया सब, क्योंकि ऑस्टवॉल्ड डिल्यूशन लॉ जो है वो वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट में करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं होगा, ये दोनों तो होते ही नहीं है। दूसरी है क्विनोनॉइड थियरी, ये भी कर लेते हैं, क्या होती है क्विनोनॉइड थियरी में, क्या होता है कि जो दो फॉर्म्स होती हैं एसिड बेस इंडिकेटर की, ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है, टॉटोमेरिक फॉर्म्स, और टॉटोमेरिक फॉर्म्स जो होते हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो एक टॉटोमेरिक फॉर्म का जो कलर होगा डिफरेंट होगा, दूसरे का डिफरेंट होगा, इतना सही है, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं हम कैसे होता है, ठीक है। क्विनोनॉइड थियरी कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मिथाइल ऑरेंज है, और इसमें देख लो एक होती है बेंजोनॉइड फॉर्म और दूसरी जो होती है वो होती है क्विनोनॉइड फॉर्म। ये बेंजोनॉइड फॉर्म और ये क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजोनॉइड फॉर्म का कलर अलग, क्विनोनॉइड फॉर्म का कलर अलग। जैसे मैंने फिनोल्फिथलीन की बात की, तो फिनोल्फिथलीन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज लाइक दिस। ये कौन सी हुई, बेंजोनॉइड फॉर्म। अब बेंजोनॉइड फॉर्म को ये कौन सी होगी, क्विनोनॉइड फॉर्म। तो बेंजोनॉइड फॉर्म का कलर अलग होगा और क्विनोनॉइड फॉर्म का कलर अलग होगा, ठीक है, समझिए। वैसे ही दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये हो गए इसके बेंजोनॉइड फॉर्म, ठीक है। और दूसरी जो है ये इधर कर दो, ये होगी इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म। एसिडिक मीडियम में ये फॉर्म होती है और बेसिक मीडियम में दूसरी, ठीक है। वैसे ही ये जो फॉर्म है ये किस में होगी, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम करोगे तो क्विनोनॉइड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट। एसिडिक मीडियम में ये होगा, इसका वो कलरलेस, और इसमें पिंक, सो इज द कैसी सेकंड केस, समझिए। तो ये होती है क्विनोनॉइड थियरी। तो एसिड बेस इंडिकेटर में जो कलर चेंज होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय क्विनोनॉइड थियरी, और दूसरी होती है ऑस्टवॉल्ड थियरी। पर यहाँ पे क्या लिखा है, ऑस्टवॉल्ड डिल्यूशन थियरी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। डन, नोट करना।
Now, next question is from 2008 and 10. Standard reduction potentials of A, B and C are 0.68 volt, minus 2.54 volt and minus 0.50 volt. तो ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, तो बेटा पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, कुछ ख्याल है? रिड्यूसिंग पावर जो होती है टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, मींस स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग पावर देन लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल. ये याद रखना, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी. ठीक है. अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है? बी का सबसे कम है, उससे ज्यादा सी का, और सबसे ज्यादा ए का, क्योंकि ए का पॉजिटिव है और बी और सी का नेगेटिव. बी का सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो सबसे लो वैल्यू. ठीक है. इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर जो है जस्ट रिवर्स होगी इसका. तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की, उससे कम सी, उससे कम ए. डी ऑप्शन इज करेक्ट. समझे? सिंपल सा क्वेश्चन है रिड्यूसिंग पावर का. ठीक है ना. और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई हो. ओके. नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 10 में आया हुआ है कि एट pH 2.0 इफ E नॉट ऑफ क्यून हाइड्रोन इज 1.30. इस इलेक्ट्रोड का, ये क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, ये इसकी बेंजीनोइड फॉर्म, ये क्यूनोनोइड फॉर्म. ठीक है. इसलिए इसको क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बोलते हैं. तो ये जो क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इसका हमें पोटेंशियल निकालना है, ई इलेक्ट्रोड निकालना है. मतलब दैट इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 ओवर 591 लिखो, 59 लिखो, ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. अब देखो प्रोडक्ट क्या है? H प्लस आइंस, और ये दोनों तो सॉलिड है, मतलब H प्लस रेज्ड पावर 2 खत्म. नाउस्ट इक्वेशन लिखी मैंने इसकी, E इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. तो ये तो दोनों तो लिखते नहीं हम, सॉलिड है, चलिए प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड. ठीक है ना. इसलिए H प्लस एक्वस ही लिखा जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ इट इज इक्वल टू ई नॉट वैल्यू कितनी है? 1.30 दी हुई है, माइनस 0.059 ओवर n कितना है बोलो? लिखा ही है 2 इंटू लॉग H प्लस की पावर 2 मीन्स 2 इंटू लॉग H प्लस. इसका मतलब हुआ 1.30 प्लस कर दूं मैं इसको तो 2 से 2 कैंसिल, और माइनस इसके अंदर ले लो, माइनस लॉग H प्लस कितना होता है? pH. इसका मतलब ये हो गया 1.30 माइनस 0.059 को 0.06 ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम. इंटू 2 तो यह आ गया 1.30. अच्छा ये हमने प्लस कर दिया ना, प्लस 0.12, so it is 1.42. क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रोक्सीमेट किया ना हमने, 1.418 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0.059 रखूं तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा ना, 118 हो जाएगा ये 0.118, और ये 1.418, 1.42. दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. समझ आया कैसे किया?
यही कंफ्यूज होते बच्चे कि पीएच दिया हुआ है, इसका कैसे करेंगे। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो ऐसे करो कि पीएच दिया हुआ है आपको 2, तो पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो लॉग ऑफ H प्लस क्या आ गया -2, और अगर लॉग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻², राइट। ऐसे भी कर सकते हैं कि H प्लस डायरेक्ट पुट कर दो, आप कर लोगे। ओके, तो नोट कर लो ये दोनों क्वेश्चंस। Okay, so next question is from GSET 2011, that which of the following is responsible for measurement of pH using glass electrode। तो glass electrode आपने देखा होगा, ऐसा होता है, और नीचे का जो है ना पोर्शन वो ऐसा होता है सर्कुलर टाइप। बस ये वाला जो पोर्शन है ना, इट इज द सेंसिटिव पोर्शन। बीच में एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बहुत सारे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, यहाँ भी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे थोड़े बहुत, अब ये जो ग्लास होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप। इसमें क्या होता है, इस ग्लास में जो बाहर और अंदर है ना, एक हाइड्रेटेड जेल होता है दोनों साइड। इसलिए बोलते हैं कि यहां से मत पकड़ो ग्लास इलेक्ट्रोड को, जब पीएच मेजर करते हैं हम या उसको पानी में रखते हैं, क्योंकि वो हाइड्रेटेड जेल लेयर होती है दोनों साइड, और बीच में उनके होता है ग्लास, ठीक है। अब ग्लास सिलिका ग्लास हो सकता है, तो होता क्या एक्चुअली, जो H जैसे ही सोल्यूशन में इसको डालते हैं तो H प्लस आयन उस हाइड्रेटेड जेल के अंदर चले जाते हैं, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ Na प्लस बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ H प्लस आयन यहाँ टकराते हैं इस लेयर से, तो विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल, वो जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें सिग्नल चला जाता है कि कितने H प्लस उसके साथ टच किए, और उससे मेजर होता है पीएच। फिर ये बीच में सिल्वर या क्लोराइड या कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी सेम मटेरियल का होगा, 0.1 मोलर KCl होता है, वो तो डिफरेंट स्टोरी है ऑल टुगेदर। बट मेन जो है इस जेल का है, जो हाइड्रेटेड जेल है उसमें अंदर जो ग्लास होता है उसके साथ वो चले जाते हैं H प्लस आयन, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ग्लास मेम्ब्रेन से सोल्यूशन के बीच में जो H प्लस आयन का एक्सचेंज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएच ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। पीएच जो मेजर करता है ग्लास इलेक्ट्रोड, वो इस एक्सचेंज की वजह से करता है। याद रखना 10 mm के करीब की लेयर होती है बाहर और अंदर, हाइड्रेटेड जेल लेयर होती है, ठीक है। और ये ही पोर्शन है जो मेन है, इसलिए इसको नीचे से टच नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, इसको ऊपर से पकड़ते हैं और सीधा सोल्यूशन में रख देते हैं, और उससे पहले वाटर में रखते हैं, ठीक है। डन। So next question is from GSET 2013 कि what will be the standard free energy change for the reaction। This is the reaction given, options are this, गलती से हम भूल गए तो वहां लिखना, सही यहाँ लिख दिया। तो 9th क्वेश्चन के लिए हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालनी है, एंड दैट इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के लिए n कितना है, Ag से Ag प्लस 1 का चेंज, पर कितने Ag हैं 2, तो n आ गया 2। F की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे इज 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज द वैल्यू, ठीक है। और E0 सेल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड क्या है बेटा, सिल्वर, सो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सॉरी सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हुई, तो
रिडक्शन किस पे हो रही है, हाइड्रोजन पे। जनरली क्या होता है, सिल्वर कैथोड होता है, इसलिए सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव बन रहा है ना, एनोड इज सिल्वर। ये हो गया, इट इज 0.00 माइनस माइनस 0.80 मीन्स 0.80 वोल्ट। तो वैल्यू अपने पास आ गई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 96500 इंटू 0.8 पर किसका, माइनस, अच्छा माइनस फिर वही प्लस है, ठीक है, तो ये आएगा माइनस, तो ये वैल्यू आ गई अपनी माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में प्लस 1.6 इंटू 96500 और 16 मीन्स इट इज 155400, ठीक है, क्योंकि 1.6 है ना, 965 ये भी 0 हो गया, तो ये आएगा आंसर। इसका मतलब ये आया जूल, तो इसका मतलब 154.4 किलो जूल, प्लस की वैल्यू आएगी 154.4, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझे कैसे किया, ये फॉर्मूला यूज करना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। तो नोट कर लो। और अब दूसरा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, ओके। अगर ना नोट करा जाए तो स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो। देन 10th क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ई नॉट फॉर द सेल, दिस इज सेल, ई नॉट इज गिवन 1.10 एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ केसी। कैसे फॉर्मूला आता है आपको पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये होता है लास्ट इक्वेशन। फिर ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर 2.303 एन एफ लॉग ऑफ क्यूसी, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है दैट इज 0 और क्यूसी इक्वल टू केसी, और ये जो वैल्यू होती है आर टी बाई 2.303 एफ, इसकी वैल्यू होती है 0.0591। आर गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी टेम्परेचर है इन केल्विन 298 और एफ क्या है 96500। इसको करें तो ये वैल्यू आती है, और ई नॉट सेल 0, इसका मतलब ये 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस और 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ क्यूसी की जगह क्या हो जाएगा केसी। दैट इंप्लाइज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन इंटू लॉग ऑफ केसी। थोड़ा इधर लिख दो, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ केसी, वही वैल्यू यहां आती है, ठीक है ना। अब आपको केसी निकालना है, तो लॉग केसी क्या हो जाएगा, एन इंटू ई नॉट सेल ओवर 0.0591। एन कितना है, देखो जिंक से जिंक 2 प्लस, रिएक्शन ही दिया हुआ है, 2 का चेंज हुआ
ई नॉट सेल दिया हुआ 1.10, ये 0.06 कर दो क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं हम, 0.06 कर दिया, ये आएगा 2.20 ओवर 0.06 मतलब 220 ओवर 6, तो कितना हो गया 3 18 4 40 36.66 मीन्स अराउंड अबाउट 37, तो इसका मतलब Kc इक्वल टू 10⁻³ 37, समझे कि नहीं, मतलब 10⁻36.67 राउंड अबाउट 37, क्योंकि राउंड फिगर में दिया आंसर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? तो नोट कर लो, पहले 10 क्वेश्चन हो गए हमारे।